हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस पे आप जैसे कि जानते हैं हम आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हम सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का, आपका लेखपाल का, आपका सुपर टेट के एग्जाम, आपके स्टेट एग्जाम जितने भी हैं उनके संदर्भ में हम वीडियो बना रहे हैं। उनसे रिलेटेड हम उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि समय बहुत उपयोगी है। इसकी आप जितना भी उपयोग कर सकें अपने तैयारी में करिए। आइए हम शुरू करते हैं। आज हम पॉलिटी लेके आए हैं। हम राज्य व्यवस्था आपका टॉपिक है आज का, हम इसे शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। देखिए, राज्य व्यवस्था को जानने से पहले हमें राज्य क्या है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो राज्य क्या है भैया, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ये सब हमारे क्या है, राज्य हैं। तो आइए इसके संदर्भ में हम जान लेते हैं कि ये कितना सही है कि ये राज्य हैं या नहीं। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न स्टेट प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। भाई देखिए, ये कह रहे हैं कि राज्य जो है, राज्य ये हमारे तमिलनाडु, ये सब इसको सूचित करने के लिए होता है। पर ये एक सिर्फ यही नहीं है कि ये स्टेट के यूपी आपका हो गया राज्य है, ये तमिलनाडु आपका राज्य है, जबकि बल्कि जो समाज है इनके अंदर, उसकी राजनीतिक जो संरचना है वो सब इसके अंतर्गत आती हैं राज्य के अंदर। भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। तो आप राज्य को एक सार्थक रूप में समझिए कि जो हमारी सरकार है, संसद है, न्यायपालिका है, राज्य की सरकार है, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी हैं, वो सब हमारे राज्य के अंतर्गत आती है। इनकी समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। आइए आगे देखते हैं। राज्य के तत्व। देखिए, राज्य होने के लिए 4 अनिवार्य तत्व हैं जो होने चाहिए। ये हमारे तत्व हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। वही राज्य होने के लिए हमारे पास कोई भूभाग होना चाहिए, अर्थात एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिन पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार है या भूभाग है। भाई ये यूपी से रिलेटेड एग्जाम है, तो मैं यूपी के संदर्भ में बात करना चाहूँगी। तो यूपी का एक अपना भूभाग है जहाँ पर हम निवास करते हैं, तो यूपी एक राज्य की शर्त पूरी करता है। आइए, दूसरी शर्त है हमारी जनसंख्या। राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर अपने निवास करने वाली जनसंख्या भी हो। देखिए, हम यूपी के निवासी हैं, हमारा भूभाग है यूपी में और उस पर हम निवास करते हैं, हम उसकी जनसंख्या है, तो यूपी एक दूसरी शर्त भी पूरी करता है राज्य होने की। भू जनसंख्या से मतलब है कि ऐसा जन समुदाय हो जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। सरकार। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्ति का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक संरचना है। देखिए, सरकार भी है, यूपी की अपनी सरकार है, राज्य सरकार है, तो ये भी यूपी फॉलो करता है। हमारे 3 अनिवार्य तत्व यूपी पूरे करता है राज्य होने की दशा में। अब आप देखिए कि हमारा जो फोर्थ है वो हमारा है, आगे चलते हैं, संप्रभुता, जिसे हम सॉर्जिनिटी कहते हैं इंग्लिश में। ये पूरी करता है या नहीं यूपी। सॉर्जिनिटी क्या है? ये राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास, अर्थात उसकी सरकार के पास, अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। देखिए, संप्रभुता क्या है? हमारी जो सरकार है वो अपना निर्णय स्वयं ले सके, उस पर किसी का दबाव ना हो, तो यही हमारी क्या कहलाती है, संप्रभुता, जिसे हम प्रभुसत्ता या सॉर्जिनिटी कहते हैं। पर आप एक बात बताइए, यूपी के पास, यूपी के संदर्भ में बात करते हैं, यूपी के पास अपना भूभाग है, जनसंख्या है, हाँ भाई हम इसकी जनसंख्या है, सरकार भी है हमारे यूपी में, क्या संप्रभुता है? आप बताइए, संप्रभुता है? भाई यूपी की राज्य सरकार को क्या किसी से परामर्श की जरूरत नहीं है अपने यहाँ कोई पॉलिसी लागू करने के लिए? तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपी को, यूपी की राज्य को, या कोई भी अदर राज्य जो भी हो गया, अदर स्टेट, उसको अपनी केंद्र सरकार से सलाह मशवरा लेना पड़ेगा, उससे विवेचना करनी पड़ेगी, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यूपी तो एक स्टेट नहीं रहा। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि फिर अगर यूपी स्टेट नहीं है तो हम आज से ये क्यों पढ़ते आ रहे हैं कि यूपी एक राज्य है? देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इन सब प्रोविंसेस, प्रांतों के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने राज्य का प्रयोग किया। आइए भारत के संदर्भ में एक बात करते हैं उदाहरण के सही। तिब्बत की सरकार का संकट।
चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी और वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत को निर्वासित सरकार को संचालन करने लगे, तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ भी थी, किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था न ही अपनी संप्रभुता। देखिए, वो हमारे देश में हमारी भूमि में रह रहे थे, तो उनका अपना भूभाग नहीं था, तो वो कैसे सरकार का संचालन कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में रहते हुए वो अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते थे, तो उन पे सॉवर्जिनिटी की भी कमी थी। इसलिए ये उदाहरण इस पे परफेक्ट बैठता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये सरकार है, इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्यों हमने लोगों को निर्वाचित करके अपने इच्छाओं के लिए, अपने इच्छाओं से काम कराने के लिए सरकार बनी, हमारे निर्वाचन से हमारे निर्वाचित सदस्य सरकार में शामिल हुए, तो ऐसा क्यों हुआ? तो आइए हम जानते हैं भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं। राजनीतिक व्यवस्था तो मनुष्य के इतिहास की गलतियों का एक परिणाम है। यदि सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक सहयोग व विश्वास से काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसा मानने वालों में कार्ल मार्क्स तथा अन्य मार्क्सवादी विचारक थे। स्वयं महात्मा गांधी भी यही मानते थे। जब समाज के प्रत्येक सदस्य को आत्मिक उन्नति का पर्याप्त अवसर मिलेगा तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मनुष्य कितना भी विवेकशील हो जाए, वह कभी न कभी या आमतौर पर अपने स्वार्थ के अधीन होता है तथा दूसरे व्यक्तियों से उसके टकराव की स्थितियां बनती रहती हैं। देखिए, आप एक टॉपिक समझिए कि मतलब अपने आम जिंदगी से लीजिए। आपके घर के फैसले आपके पिता या माता लेते हैं, उसमें आपका परामर्श मांगते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं आप उन्हें परामर्श देते हैं, फिर एक उचित फैसला लिया जाता है। अगर घर के सभी लोग अपने हिसाब से फैसला लेने लगे तो एक घर की जो स्थिति है वो चरमरा जाएगी। यही आप देश को मान लीजिए, अपना घर। अगर हम सभी लोग, इतनी जनता अपने फैसले खुद लेने लगें तो सारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, हमारे देश की स्थिति चरमरा जाएगी। तो इसी वजह से हमें राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है। राज्य का ढांचा सभी मनुष्य को एक कानून व्यवस्था के दायरे में ले आता है ताकि अपनी मूल असुरक्षाओं से मुक्त होकर सभी एक सहज जीवन व्यतीत कर सके। यदि राज्य और कानून नहीं होंगे तो समाज के ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तथा कमजोर लोग हमेशा भय में रहेंगे। इसलिए हमें राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है। भाई, अगर सभी अपने फैसले लेने लगेंगे तो कोई फैसला किसी के पक्ष में होगा, कोई फैसला किसी के अगेंस्ट होगा, तो इस तरह से तो लोगों में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, आपसी लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसे में राज्य क्या ही शासन करेगा, राज्य क्या ही तरक्की करेगा। तो इसी वजह से हमें राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है। आइए आगे देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के पास किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था से ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए वह ऐसी सभी अनुचित शक्तियों पर नियंत्रण कर सकती है। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की इसलिए जरूरत पड़ी है कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसे समुदाय है, ऐसे लोगों का समुदाय, ऐसी संस्था, एक तरीके से ऐसा ग्रुप है जो जिसके पास ताकत है, जिसका लॉ एंड ऑर्डर संभालने की भी ताकत है। इसलिए वो देश की समस्याओं को हल करके देश में इस तरह की असुरक्षा की भावना को हटाकर सबको सुरक्षित और सबको सम्मान जीवन व्यतीत करने के मौके प्रदान करता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत हमें है। भारत में राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न है तो उसकी आवश्यकता को कई स्तर पर महसूस किया गया है। भाई, भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता क्यों है? ये तो अभी सभी स्टेट के लिए था कि भाई सभी जगह की बात थी कि सब देशों में क्यों राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत होती है। अब आइए हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है जिसे राष्ट्रीय विरोधी ताकत नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली जरूरत है। देखिए, अभी हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हैं, तो ऐसे में हमारे भाई घर का भेदी लंका ढाए ऐसी वाली बात हो जाती है। तो देश में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से मिलकर अपने देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपनी नासमझदारी दिखाते हुए अपने देश को नुकसान कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से ऐसे लोगों को रोका जाए, ऐसे लोगों को भ्रमित ना होने दिया जाए, इसलिए हमें राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है। भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद। इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते जब तक हमारे पास राज्यों का एक मजबूत ढांचा नहीं होगा। भाई, आतंकवाद की समस्या से आप सभी परिचित हैं। अगर हमारे पे कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, तो हम इन ताकतों से कैसे अपने देश को बचा पाएंगे? तो इसलिए हमें एक राजनीतिक व्यवस्था, एक कानून, एक लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत होती है। भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ वंचित वर्गों को
समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे ही स्त्री, बच्चे, पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यक समुदाय भिन्न भिन्न दृष्टियों से वंचन का शिकार रही हैं और उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी काम सरकार ही करती है। उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएं, इसलिए भारत के लिए सुगठित राजनीतिक संरचना की जरूरत है। भारत में विभिन्न हित समूह रहते हैं जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। इन हितों में सामंजस्य करते हुए उचित कानून के निर्माण के लिए संसद, पार्लियामेंट की जरूरत है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए एक सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका, जुडिशरी भी जरूरी है। देखिए, सब लोग अपने हित के कभी न कभी अपने हितवश अपना ही भला चाहते हैं, दूसरों का चाहे उसमें कितना ही नुकसान हो जाए। तो ऐसे बहुत से समूह हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाने में भी कोई देरी नहीं करेंगे। तो इसलिए सबको कोई नुकसान ना हो, सब एक समानता का जीवन जिए, इसके लिए हमें राजनीतिक व्यवस्था, हमारी सरकार की और कानून व्यवस्था कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसे दंड के माध्यम से रोका जाए। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत है, हमें संसद की ज़रूरत है, हमें सरकार की ज़रूरत है। आइए आगे देखते हैं शासन के अंग। अब शासन के अंग के बारे में बात करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः 3 चुनौतियां होती हैं। कानून बनाने की चुनौती, कानून के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती, व्यक्तियों के आपसी विवाद या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। देखिए, हमारे देश में भी 3 चुनौतियाँ हैं भाई हमारे देश में कानून बनाने की चुनौती भी है, कानून के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की भी एक देश के ऊपर चुनौती होती है, और व्यक्तियों में और सरकार में आपसी विवाद ना हो जाए या व्यक्ति से व्यक्ति का विवाद ना हो जाए, तो इसलिए भी एक हमें कानून व्यवस्था की जरूरत है। आइए आगे देखते हैं। प्रत्येक शासन व्यवस्था से इन 3 मूलभूत चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है वे आपकी क्या है, देखिए। शासन के अंग आपके ये 3 चुनौतियां जिनके जो मैंने बताई है उसके सापेक्ष में कि इनका निपटारण कौन करेगा, ऐसे 3 शासन के अंग है। हमारा पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है हमारा न्यायपालिका। विधायिका का क्या कार्य है? विधायिका का अर्थ है कानून बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। भाई कार्यपालिका 2 तरह की होती हैं। आप कार्यपालिका से भ्रमित हो जाते हैं कि आप अपने मंत्री ये सब आप यहीं तक सीमित रह जाते हैं, बल्कि कार्यपालिका राजनीतिक भी होती है और प्रशासनिक कार्यपालिका ये होती है जिसमें आपके IAS PCS ये सभी अफसर चुने जाते हैं, ये आपकी नियुक्ति होती है इनकी। और राजनीतिक कार्यपालिका आपके मंत्री हो गए जिनका निर्वाचन होता है। न्यायपालिका अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। आइए आगे देखते हैं। अब आइए विधायिका की बात करते हैं। भारतीय विधायिका यह संघात्मक ढांचे पर आधारित है। केंद्र और विभिन्न राज्यों के विधायिकाएं संविधान में निर्दिष्ट अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती हैं। केंद्रीय विधायिका या संसद द्विसदनीय है। हमारी केंद्रीय विधायिका या संसद द्विसदनीय है। हालांकि संविधान में शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया। किस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया? प्रचलित भाषा में इसको 2 सदनों में से लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा का गठन कुछ हद तक अमेरिका के सीनेट की तरह हुआ है। भाई अमेरिका के जो सीनेट है वहाँ की वो राज्यसभा के जैसी है। सीनेट की तरह राज्यों का प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया है। और कुछ हद तक ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह गणमान्य नागरिकों को विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए किया गया है। राज्य तथा विधायिका आमतौर पर एक सदनीय है। इस सदन को विधानसभा कहते हैं। देखिए भाई हमारे केंद्र सरकार में तो 2 द्विसदनीय है, जो ऐसे हमारे लोकसभा हो गया, राज्यसभा, और राज्य में हमारे ज़्यादातर एक सदनीय है जिसे हम विधानसभा कहते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य विशेष में जरूरत महसूस की जाए तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। देखिए अगर ऐसे कुछ राज्य की स्थिति चरमरा जाए तो हम विधान परिषद का भी गठन कर सकते हैं। वैसे ये हमारा जो स्टेट लेवल पे है वो एक सदनीय है और जो हमारा केंद्र लेवल पे वो द्विसदनीय है। ठीक है। विधायकों के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधायकों पर अपनी सहमति प्रदान करता है। देखिए विधायकों के एक अंग के रूप में भारतीय
राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान करता है। तो संसद के दोनों विधेयक जो पारित होते हैं संसद से, उन पे अपनी सहमति राष्ट्रपति देता है। कार्यपालिका शासन का दूसरा अंग को कहते हैं कार्यपालिका। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है, अर्थात कानूनों को लागू करता है। देखिए, कार्यपालिका का एक मुख्य कार्य है कानून को लागू करना। भारत में राजनीतिक कार्यपालिका के स्तर पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसे ढांचा स्वीकार किया जाता है, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का गठन करता है। देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है वही मंत्रिमंडल का गठन करता है। ऐसी प्रणाली हमारे ब्रिटेन में भी देखने को मिली है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व की सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु सामान्य स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। भाई, हमारे मंत्रिमंडल का भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। किंतु सामान्य स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। राजनीतिक कार्यपालिका के अलावा भारत में स्थायी कार्यपालिका के रूप में एक सशक्त नौकरशाही या अधिकारी तंत्र भी है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। जैसे केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी राज्यों के स्तर पर उनकी अपनी लोक सेवाएं भी कार्य करती हैं। संसदीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। देखिए, ये अलग नहीं है। देखिए, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसे नियंत्रित भी देती है। देखिए, यहाँ देती है लिखा होगा, यहाँ पे होती है लिखा गया है, इसे आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। देखिए, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक संस्था है बनाने की, एक उसे लागू करने की। इनके काम एक दूसरे से मिले जुले हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। अलग अलग ढंग से अपना कोई काम कोई नहीं कर सकता। आइए आगे देखते हैं। कुछ नोट करके लिखवाया गया है, इसे देखते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान का एक सुनिश्चित कार्य यह है कि सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा है। कार्यपालिका, जैसे कि मैंने बताया कि एक दूसरे पर आश्रित है, कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा है, संसद से ही होता है। अगर आप कार्यपालिका के सदस्य बनना चाहते हैं तो बनने के अंदर आपको 6 महीने में लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। देखिए, अगर आपको कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं आप, तो आपके पास किसी भी सदन की सदस्यता होनी चाहिए। और अगर कार्यपालिका का हिस्सा आप बन चुके हैं और आपके पास किसी सदन की सदस्यता नहीं है तो आपको 6 महीने में ये ग्रहण करनी होगी। देखिए, ये हमारे शासन के अंग जो मैंने बताए थे आपको, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए, विधायिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आ जाता है, ये आपकी राज्यसभा लोकसभा आ जाती है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्री और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का हिस्सा है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति की इसका एक औपचारिक है, प्रधान है, उससे भी सलाह लेनी पड़ती है, उसकी मोहर की भी, पर इसका जो वास्तविक कार्य करता है वो प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका का। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं। सरकार का वह अंग जो नियम कानून को लागू करने वाला होता है वो आपका क्या कहलाता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख भारत में प्रधानमंत्री है, जैसे कि मैंने बताया है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर भी इसका प्रमुख होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति होता है जो देश का औपचारिक नाम का प्रमुख होता है। देखिए, अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति होता है जो देश का औपचारिक नाम का प्रमुख होता है। जैसे कि भारत में संसदीय व्यवस्थाओं का राष्ट्रपति प्रमुख तो है, पर औपचारिक है। सारे कार्यभार, सारी क्षमताएं प्रधानमंत्री को के पद पर निहित की गई हैं। देखिए, अब आगे हम अपनी वीडियो को जारी रखेंगे। न्यायपालिका आपके रह गई है, न्यायपालिका के संदर्भ में हम वीडियो लेके आएंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी
आप हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।